हेलो मेडिकोस, माई सेल्फ उर्वा ठाकुर। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल MLT लर्निंग स्टेशन। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल इन क्लिनिकल केमिस्ट्री, या फिर यूँ कह लो कि क्वालिटी कंट्रोल इन क्लिनिकल लेबोरेटरी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, इसे कैसे इवोल्यूट किया जाता है एंड इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ये सभी हम लेबोरेटरी क्वालिटी कंट्रोल के वीडियो में सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ स्किप किए बिना इस वीडियो लेक्चर को देखिए, क्योंकि यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि आप किसी भी लेबोरेटरी में वर्क करते हैं तो आपको उसके क्वालिटी कंट्रोल का पता होना चाहिए कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्लिनिकल लेबोरेटरी क्या है, क्लिनिकल लेबोरेटरी का काम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, क्लिनिकल लेबोरेटरी का काम क्या होता है? पेशेंट सैंपल में टेस्ट लगाना। सैंपल कई प्रकार के होते हैं, जैसे ब्लड, यूरिन, CSF, स्टूल आदि। तो उन सैंपल्स में टेस्ट लगाना, वो सैंपल पर हम कई डिफरेंट टाइप के एनालिसिस फाइंड आउट करते हैं। ये सभी काम होता है क्लिनिकल लेबोरेटरी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं कि क्लिनिकल लेबोरेटरी का पाथ ऑफ वर्क फ्लो क्या होता है, मतलब लेबोरेटरी वर्क फ्लो कैसे करता है, उसका वर्क क्या होता है, वह कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई पेशेंट जो होता है वो बीमार पड़ता है, कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ेगा तो वो पेशेंट कहलाएगा। वो पेशेंट का हम जब भी वो लेबोरेटरी में आता है तो सबसे पहले हम उसका फिजिकल एनालिसिस करते हैं, देन सैंपल कलेक्शन करते हैं। फिजिकल एनालिसिस करना मतलब उसके बारे में जानना कि वह क्या है, कैसा है, उसे किस चीज़ के सिम्टम्स है, डॉक्टर ने उसको कौन सा टेस्ट प्रोवाइड किया है, ये सभी चीज़ें हम उसके बारे में पूछेंगे। देन जो भी उसको टेस्ट लिखा गया है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे। जैसा मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया, सैंपल कई तरह से हो सकते हैं, ब्लड, यूरिन, CSF, स्टूल। तो इनमें से जो भी उसको डिसीज है उसके अकॉर्डिंग हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे। फिर क्या होता है, सैंपल ट्रांसपोर्ट, मतलब सैंपल कलेक्शन के बाद उसे लेबोरेटरी में ट्रांसपोर्ट करना ही सैंपल ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। देन उसके बाद आता है सैंपल रिसिप्ट। सैंपल ट्रांसपोर्ट करने के बाद उस सैंपल की रिसिप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो स्टार्टिंग की जो ये तीनों बात होते हैं, इसे हम एक फेज में रखते हैं जिसको हम बोलते हैं प्री एनालिटिकल फेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लिनिकल लेबोरेटरी का पाथ ऑफ वर्क फ्लो में हमने पहले जाना कि प्री एनालिटिकल फेज में क्या आता है। इसमें क्या है, सैंपल कलेक्शन, सैंपल ट्रांसपोर्ट एंड सैंपल रिसिप्ट। मोस्ट ऑफ द एरर इसी फेस में होते हैं। इसके लिए बहुत सी गाइडलाइन भी दी गई है कि आप सैंपल कलेक्शन के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ कर सकते हैं, कौन से सेफ्टी मेजर्स होते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत सी गाइडलाइंस जारी की गई है प्री एनालिटिकल फेज के लिए। फिर सैंपल लाने के बाद एनालाइजर में मेज़र करते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं एनालिटिकल फेज। एनालिटिकल फेज में आता है हमारा सैंपल टेस्टिंग। सैंपल टेस्टिंग, जब भी हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे, उसको लेबोरेटरी में ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके बाद सैंपल की रिसिप्ट बनेगी। तो उसके बाद क्या होता है कि ये सारा प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया। देन अब इसके बाद हम सैंपल की टेस्टिंग करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे किसी भी एनालाइजर मशीन की हेल्प से। अब इसको एनालाइज कर रहे हैं, इसीलिए इस फेज का नाम हमने दिया है एनालिटिकल फेज। एनालिटिकल फेज के पहले होने वाली प्रोसेस को हमने बोला था प्री एनालिटिकल फेज। प्री मतलब पहले, एनालिटिकल फेज, और ये जो है वो हमारा है एनालिटिकल फेज। फिर एनालाइज करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा, हम उस रिजल्ट को लिखते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं तथा रिपोर्ट डिस्पैच करते हैं। तो यहाँ प्रोसेस होता है। एनालाइज के बाद इसे हम बोलते हैं पोस्ट एनालिटिकल फेज, जिसमें हम रिकॉर्ड कीपिंग और रिकॉर्ड रिपोर्टिंग को रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। पहले क्या हुआ कि जो लेबोरेटरी का पाथ ऑफ वर्क फ्लो था उसकी कुछ स्टेप थी,
जिसमें था सैंपल कलेक्शन, सैंपल ट्रांसपोर्ट, सैंपल रिसिप्ट, सैंपल टेस्टिंग, रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिजल्ट रिपोर्टिंग। ये सारी जो प्रोसेस होती है, ये सब जो पाथवे होता है, उसको 3 फेज में डिवाइड किया गया है। प्री एनालिटिकल फेज, एनालिटिकल फेज एंड पोस्ट एनालिटिकल फेज। एनालिटिकल फेज मतलब होता है जिसमें हम सैंपल को टेस्ट कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि इसे कौन सी डिसीज है और इसमें कौन सा बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है, या फिर जो भी हम उसका एनालाइज कर रहे हैं। अब एनालाइज करने के पहले होने वाली प्रोसेस को हम रखेंगे प्री एनालिटिकल फेज में, क्योंकि प्री मतलब होता है पहले। सेम इसी के जैसे हम एनालिटिकल फेज के बाद होने वाली प्रोसेस को पोस्ट एनालिटिकल फेज में रखेंगे। पोस्ट मतलब बाद में और एनालिटिकल फेज, एनालिटिकल फेज के बाद होने वाली प्रोसेस पोस्ट एनालिटिकल फेज। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। प्री एनालिटिकल फेज में आएगा सैंपल कलेक्शन, सैंपल ट्रांसपोर्ट एंड सैंपल रिसिप्ट। एनालिटिकल फेज में केवल आएगा सैंपल टेस्टिंग, क्योंकि एनालाइज करना सैंपल का ही होता है। अब एनालाइज हो गया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड को कीप करके रखेंगे, मतलब रिकॉर्ड अपने रजिस्टर में रखेंगे। एंड रिजल्ट रिपोर्टिंग, एंड उसका रिजल्ट रिपोर्टिंग, उस पेशेंट के रिजल्ट जो भी आएगा उसको एक रिपोर्ट के थ्रू हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेबोरेटरी के वर्क फ्लो पाथ में 3 फेज होती है, प्री, एना, पोस्ट। मतलब प्री एनालिटिकल, पोस्ट एनालिटिकल एंड एनालिटिकल। तो प्री एनालिटिकल में मोस्ट ऑफ द 70% एरर्स हो सकते हैं। एनालिटिकल फेज में 30% एरर हो सकते हैं। तो ऐसे में कौन सा फेज जो एनालिटिकल फेज को मॉनिटर करता है, उसको इवोल्यूएट करता है तथा उसके एरर को डिटेक्ट करता है और उसे कैसे बचा जाए इसकी गाइडलाइन देता है, इसे बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा फेज है जो एनालिटिकल फेज के एनालिटिकल प्रोसेसेस को मॉनिटर करता है, उसको इवोल्यूएट करता है, ताकि हम उसे एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट मिले। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वालिटी कंट्रोल पार्ट होता है एश्योरेंस का। अब क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस मॉनिटर करेगा ब्रॉडर टर्म में, मतलब जब भी कोई पेशेंट लेबोरेटरी में आता है तो उसका लेबोरेटरी में आने से लेकर उसके रिजल्ट रिपोर्टिंग तक की छोटी छोटी सभी बातों को मॉनिटर करेगा। यह दोनों क्वालिटी मैनेजमेंट के कंपोनेंट होते हैं। फ्रेंड्स, जब से हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो आखिर ये क्वालिटी होती क्या है? क्वालिटी दैट फुलफिलमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर टू प्रोवाइड रिजल्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल इन द मिनिमाइज पॉसिबल टाइम विथ मिनिमम एरर्स। मतलब जो क्वालिटी होती है वह कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, उसे हम क्वालिटी बोलते हैं। जैसे किसी भी जब भी कोई लैब में आते हैं तो उसको रिलायबल, भरोसेमंद और एक्यूरेट 100% सही रिजल्ट प्रोवाइड करना उसकी क्वालिटी को डिनोट करता है। चलिए अब हम आते हैं थ्योरी पे कि इसकी थ्योरी क्या है। एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में यह इंश्योर करने के लिए कि उसके द्वारा एस्टेब्लिश्ड सिस्टम और प्रोसीजर होनी चाहिए कि उसके द्वारा इंश्योर किए गए टेस्ट रिजल्ट सही हो। क्वालिटी कंट्रोल टर्म का यूज इन प्रोसीजर को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। रिलायबल टेस्ट रिजल्ट इंश्योर करने के लिए लेबोरेटरी के अंदर और बाहर दोनों जगह से टेस्ट कंट्रोल का डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाने वाला एक ओवरऑल टर्म क्वालिटी एश्योरेंस है। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है, क्वालिटी एश्योरेंस वहाँ होता है जो ओवरऑल पेशेंट के आने से लेकर उसके टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट तक के जितनी भी हमें क्वालिटी कंट्रोल करनी होती है, जितनी श्योरिटी देनी पड़ती है, रिलायबल रिजल्ट इंश्योर करवाना होता है, वह सब आता है क्वालिटी एश्योरेंस में। क्वालिटी एश्योरेंस का ही एक पार्ट होता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में हम क्या करते हैं कि एक लेबोरेटरी में एस्टेब्लिश्ड सिस्टम और प्रोसीजर के द्वारा टेस्ट रिजल्ट 100% सही हो, इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स,
Quality control can be discussed in 3 parts, namely pre-analytical, analytical and post-analytical. फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले आपको सारी चीजें समझा दी है। अब बस एक थ्योरेटिकल मैं आपको बता रही हूँ कि थ्योरी में आप इसको कैसे लिख सकते हैं। तो ठीक है, प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल। प्री एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल, यह टॉपिक पेशेंट की स्थिति और स्पेसिमेन को कलेक्शन से संबंधित है। यह टॉपिक पेशेंट की स्थिति और स्पेसिमेन के कलेक्शन से संबंधित है। मतलब प्री एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल में हम पेशेंट की स्थिति देखेंगे कि वह किस कंडीशन में है और स्पेसिमेन के कलेक्शन को और स्पेसिमेन का कलेक्शन करेंगे। यह आता है प्री एनालिटिकल फेज में, जिसमें हम पहले बात करते हैं पेशेंट स्टेटस की। पेशेंट की स्थिति डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेसिमेन कलेक्ट करने के टाइम पेशेंट की फिजियोलॉजिकल स्टेट को रिफर करती है। यह फाइनल रिजल्ट में वेरिएशन को मिनिमाइज करने के लिए है। फूड का इंटेक, फिजिकल एक्टिविटी जैसे बॉडी फ्लूइड कंपोनेंट के स्तर को इंक्रीज और डिक्रीज करना यह एनालाइज करते हैं। फॉर मोस्ट ब्लड केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन एब्सोल्यूट फास्टिंग आवश्यक नहीं है, क्योंकि रिजल्ट एसेंशियल रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन ग्लूकोज, ट्राइग्लिसराइड्स एंड इनऑर्गेनिक फास्फोरस टेस्ट के लिए पेशेंट को फास्टिंग कंडीशन में रहना होगा, आइडियली 12 आवर तक। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम पेशेंट की स्थिति को देखते हुए उसका स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं। तो स्पेसिमेन कलेक्शन में हम स्पेसिमेन को फास्टिंग कंडीशन में भी लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर नॉन फास्टिंग कंडीशन में भी लेते हैं, जिसमें हम ग्लूकोज, ट्राइग्लिसराइड एंड इनऑर्गेनिक फास्फोरस टेस्ट के लिए पेशेंट को फास्टिंग कंडीशन में रखना होता है। फास्टिंग कंडीशन मतलब वह कंडीशन जिसमें पेशेंट भूखा रहता है। फूड की गुणवत्ता और दिन के समय में बदलाव से ब्लड में केमिकल सब्सटेंस की संरचना में परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए कुछ भी खाने से पहले सुबह ब्लड के सैंपल कलेक्ट करना अधिक उचित होता है, लेकिन आमतौर पर 4 आवर्स का फास्टिंग पर्याप्त होगा। प्लाज्मा लैक्टेट टेस्ट के केस में पेशेंट को आराम करना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमें यही बताया गया है कि पेशेंट की स्थिति को देखते हुए हमें उसके सैंपल का कलेक्शन करना चाहिए कि पेशेंट का स्टेटस क्या है। सैंपल कलेक्शन का टाइम कुछ भी हो सकता है, मतलब सैंपल कलेक्शन हमें फास्टिंग कंडीशन में भी लेना हो सकता है और नॉन फास्टिंग कंडीशन में भी लेना हो सकता है। फास्टिंग कंडीशन में जब हमें सैंपल को कलेक्ट करना होता है तो उसके लिए मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें एरर्स की कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है। पेशेंट रात में सोने के बाद जब डायरेक्ट सुबह मॉर्निंग में उठता है तब वहाँ कुछ खाया पिया नहीं रहता है और वो एक प्रॉपर फास्टिंग कंडीशन में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। ये हम प्री एनालिटिकल फेज की ही बात कर रहे हैं। प्री एनालिटिकल फेज में हमने पहले देखा पेशेंट का स्टेटस, अब देखेंगे कि कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन मतलब सैंपल का कलेक्शन। यहाँ हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सभी क्लिनिकल स्पेसिमेन संभावित रूप से पैथोजेनिक है, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट है। सैंपल कलेक्ट करते टाइम सभी नेसेसरी सेफ्टी प्रिकॉशन बरती जाए। इसके अलावा पेशेंट से सैंपल कलेक्ट करने से पहले उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की जानी चाहिए। प्रत्येक स्पेसिमेन के साथ एक प्रॉपरली फील्ड लेबल अवश्य होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग किसी भी सैंपल का कलेक्शन करते हैं तो हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, सैंपल कलेक्ट हम इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें कोई पैथोजेनिक डिसीज़ है, इसीलिए हम उसे चेक करने के लिए उसका सैंपल कलेक्शन करते हैं। तो वहाँ जब भी हम लोग कलेक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन का यूज़ करना चाहिए, ताकि हम किसी भी तरीके से इन्फेक्टेड ना हो पाए। और साथ ही साथ उसे सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसे प्रॉपर लेबल्ड करके रखना चाहिए। प्रॉपर उस पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन की जानी चाहिए, यह सबसे आवश्यक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि स्पेसिमेन क्या होते हैं। स्पेसिमेन मतलब होता है हम जो पेशेंट की बॉडी से किसी भी प्रकार का फ्लूइड या कोई भी सैंपल को कलेक्ट करते हैं वो हमारा स्पेसिमेन होता है। स्पेसिमेन को हम सैंपल के नाम से भी जानते हैं।
तो स्पेसिमेन बहुत से टाइप के हो सकते हैं, जैसे ब्लड स्पेसिमेन, यूरिन, स्पुटम, CSF मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आदि। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ब्लड स्पेसिमेन की। ब्लड स्पेसिमेन के केस में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्लड के लिए यूज किए जाने वाले स्पेसिमेन कंटेनर लीक प्रूफ एंड केमिकली क्लीन्ड होने चाहिए। ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए सिरिंज और नीडल भी केमिकली क्लीन, ड्राई एंड स्टेराइल होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब भी हम लोग ब्लड स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए ब्लड का कलेक्शन करने के लिए हमें सिरिंज और नीडल की नीड होती है। तो सिरिंज और नीडल प्रॉपर स्टेरलाइज होने चाहिए, मतलब कीटाणु रहित होने चाहिए, जो केमिकली क्लीन, ड्राई होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ जब हम लोग कलेक्शन कर लेंगे और उसको जिस कंटेनर में रखेंगे वह कंटेनर लीक प्रूफ होना चाहिए, मतलब उसमें कोई छिद्र नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारा जो सैंपल है वह बह जाए। वह क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए केमिकल के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेन पंचर ब्लड कलेक्शन की एक्सेप्टेड मेथड है। परीक्षण के रिजल्ट की शुद्धता को अफेक्ट करने वाले सेम फैक्टर्स ब्लड कलेक्शन से उत्पन्न होते हैं। तो ब्लड को कलेक्ट करने के लिए हम वेन पंचर का यूज सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वेन पंचर से कलेक्ट किया हुआ ब्लड सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मेथड में होता है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कलेक्शन से उत्पन्न होते हैं। दिस फैक्टर इंक्लूड रॉन्ग वेन पंचर टेक्निक, मतलब गलत तरीके से वेन पंचर टेक्निक। वेन पंचर हम लोग ब्लड का कलेक्शन करने के लिए करते हैं, अगर से हम उसे गलत तरीके से कर रहे हैं तो वहाँ हमारा जो रिजल्ट है वह 100% सही नहीं होगा। फिर है हीमोलाइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल का हीमोलाइज हो जाना मतलब टूट जाना। जब भी हमारा सैंपल हीमोलाइज हो जाएगा तो हमें उससे एक्यूरेट रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। यूज ऑफ रॉन्ग कंटेनर, हमें कंटेनर बहुत से टाइप्स के होते हैं, जैसे रेड वॉइल, पर्पल वॉइल, ग्रीन वॉइल। हर किसी टेस्ट के लिए अलग अलग कलर की वॉइल होती है और उसमें अलग अलग एंटीकोगुलेंट मिक्स होता है। तो हमें के अकॉर्डिंग ही वॉइल को लेना चाहिए। अगर से हम गलत कंटेनर का चुनाव करते हैं तो उससे हमारा रिजल्ट भी एक्यूरेट नहीं होगा और हमें एरर्स प्राप्त होंगे। फिर है इनस्टेबिलिटी ऑफ सम सब्सटेंस इन ब्लड। डिस्पोजेबल नीडल और सिरिंज का यूज सीरम हेपेटाइटिस वायरस और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV के कारण इन्फेक्शन के रिस्क को कम करता है। इन्हीं कारणों से ग्लास ट्यूब की तुलना में प्लास्टिक ट्यूब अधिक पसंद किया जाता है। चलिए अब जानते हैं हम वेन पंचर टेक्निक। उस वेन में एंटर करना आसान होता है जिसे फील किया जा सकता है, न कि उस वेन में जिसे केवल देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें यह बताया गया है कि जब भी हम ब्लड का सैंपल कलेक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें ऐसी वेन का चुनाव करना चाहिए जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसमें हमें ब्लड का फ्लो फील होता है, न कि ऐसी वेन को जो सिर्फ हमें दिखती है ऊपर से। ठीक है फ्रेंड्स, टर्निकेट को बहुत कसकर या बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं लगाया जाना चाहिए ताकि वेन स्टेसिस न हो सके, जिससे हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन और कैल्शियम जैसे कुछ ब्लड सब्सटेंस की कंसंट्रेशन हो सकती है। केमिकल एनालिसिस के लिए उस आर्म से ब्लड कलेक्ट करना गलत है जिसमें पहले से ही इंट्रावेनस इन्फ्यूजन दिया जा रहा है। ठीक है, ये तो समझने लायक है, ये सिर्फ एक थ्योरी है। ये हम बात करते हैं हीमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल का यूज अक्सर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि रेड ब्लड सेल के टूटने से अनरिलायबल रिजल्ट हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि हीमोलाइसिस के कारण सेल्स से सब्सटेंस सीरम या प्लाज्मा में निकल जाते हैं, जिससे टेस्ट किए जा रहे सब्सटेंस के कंसंट्रेशन में गलत वृद्धि होती है। तो इसमें यह बताया गया है कि हीमोलाइज ऑफ रेड ब्लड सेल के हीमोलाइज हो जाने पर हमें जो टेस्ट रिजल्ट है वह अनरिलायबल मिलते हैं और वह फॉल्स इंक्रीज हो जाता है उसका, मतलब वह करेक्ट नहीं होता है उससे लगाया गया टेस्ट। हीमोलाइज से बचने के लिए हमें चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यूज गुड क्लीन स्टेराइल एंड ड्राई सिरिंज एंड नीडल। हमें एक अच्छी, साफ
स्टेराइल एंड ड्राई सिरिंज और नीडल का यूज़ करना चाहिए। धीरे धीरे और लगातार ब्लड निकालना, धीरे धीरे ब्लड निकालना चाहिए और कंटिन्यू ब्लड निकालना चाहिए, ऐसे रुक रुक के नहीं निकालना चाहिए। ब्लड को जमने और क्लॉट के हटने के लिए पर्याप्त टाइम दे। लॉन्ग टाइम तक सेंट्रीफ्यूजिंग से बचे। 3 to 5 मिनट्स 700 ग्राम पर्याप्त है। यदि कंटेनर में एंटीकोगुलेंट है तो ब्लड के सैंपल को हिलाए नहीं बल्कि धीरे से मिलाए। पूरे रक्त के सैंपल को फ्रीज न करें। ये था हमारा ब्लड स्पेसिमेन। अब हम बात करते हैं यूरिन स्पेसिमेन की। क्लिनिकल एनालिसिस के लिए यूरिन एक इम्पॉर्टेंट स्पेसिमेन है। रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन के आधार पर एनालिसिस के लिए यूरिन का सैंपल पर्याप्त हो सकता है। यूरिन कलेक्शन के लिए कंटेनर क्लीन, ड्राई, लीक प्रूफ एंड सफिशिएंटली वाइट माउथेड होना चाहिए। कंटेनर को केमिकल से डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। यूरिन सैंपल का कलेक्शन अर्ली मॉर्निंग, टाइम्ड और रैंडम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यूरिन स्पेसिमेन हम तब कलेक्ट करते हैं जब भी उसके अकॉर्डिंग हमें एग्जामिनेशन करना होता है, जैसे यूरिन में यूरिया, प्रोटीन, ग्लूकोज, इन सारी चीज़ों की कीटोन बॉडीज, कभी कभी कुछ कंडीशंस में किडनी हमारी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, तो उस कंडीशन में यूरिन में हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है। उन सभी के एनालिसिस के लिए हम यूरिन का एग्जामिनेशन करते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन के लिए हमें यूरिन स्पेसिमेन की नीड होती है। तो यूरिन स्पेसिमेन के लिए हमें एक लीक प्रूफ एंड सफिशिएंटली वाइड माउथेड कंटेनर चाहिए होता है। वाइड माउथेड मतलब ऐसा कंटेनर जिसका माउथ बड़ा हो और कंटेनर केमिकल से डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। यूरिन का सैंपल हम 3 टाइप से कलेक्ट करते हैं। अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल, टाइम्ड स्पेसिमेन ऑफ यूरिन, रैंडम स्पेसिमेन ऑफ यूरिन। अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल मतलब सुबह उठने के बाद जो हमें पहला यूरिन पास आउट करते हैं उसका सैंपल अर्ली मॉर्निंग यूरिन स्पेसिमेन कहलाता है। टाइम्ड स्पेसिमेन ऑफ यूरिन एक प्रॉपर टाइम्ड पे हम यूरिन का कलेक्शन करते हैं, जैसे खाना खाने के 2 घंटे बाद का, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद का, इसे हम कहते हैं टाइम्ड स्पेसिमेन ऑफ यूरिन। और रैंडम स्पेसिमेन ऑफ यूरिन मतलब हम स्पेसिमेन का कलेक्शन किसी भी टाइम कर सकते हैं रैंडमली। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीकल स्पेसिमेन की। फीकल स्पेसिमेन मतलब स्टूल स्पेसिमेन। फीकल स्पेसिमेन को हम स्टूल स्पेसिमेन या स्टूल सैंपल के नाम से भी जानते हैं। फीकल सैंपल का कलेक्शन इन्वेस्टिगेशन के आधार पर टाइम्ड और रैंडम हो सकता है। ओकल्ट ब्लड जैसे क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए कई रैंडम सैंपल कलेक्ट किए जाने चाहिए और उनका टेस्ट किया जाना चाहिए। फीकल सैंपल का स्मॉल पोर्शन एक क्लीन, ड्राई, वाइट माउथ वाले कंटेनर में भेजा जाता है, जैसे वैक्स्ड कार्टून और प्लास्टिक यूनिवर्सल कंटेनर। तो फ्रेंड्स, फीकल स्पेसिमेन का हम कलेक्शन तब करते हैं जब हमें स्टूल में ब्लड देखने को मिलता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं ओकल्ट ब्लड। तो हम ओकल्ट ब्लड जैसे क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए फीकल स्पेसिमेन का कलेक्शन करते हैं। अब इसका कलेक्शन हम कैसे कंटेनर में करेंगे? तो कंटेनर स्टेराइल होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए, क्लीन, ड्राई और वाइड माउथ वाला होना चाहिए, जैसे वैक्स्ड कार्टून और प्लास्टिक यूनिवर्सल कंटेनर। फीकल में फैट एस्टिमेशन जैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए पूरे फीकल को 5 दिनों की अवधि में लेबोरेटरी में भेजा जाता है। सैंपल को एक ढक्कन वाले जार में एकत्र किया जाता है। अल्टरनेटिवली सैंपल को एक बेड पेन में पॉलीथीन शीट में कलेक्ट किया जाता है और एक इलास्टिक बैंड से बांध दिया जाता है। पूरे सैंपल को डीप फ्रीजर में जमा कर रखा जाता है। पॉलीथीन आसानी से निकल जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए हमें रैंडम सैंपल कलेक्ट करना होता है तथा हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए टाइम्ड सैंपल को कलेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड या फिर इसे CSF के नाम से भी जानते हैं। ग्लूकोज
टोटल प्रोटीन एंड अ फ्यू इन्वेस्टिगेशन के एस्टिमेशन के लिए आमतौर पर CSF को क्लिनिकल केमिस्ट्री लेबोरेटरी में भेजा जाता है। ग्लूकोज, टोटल प्रोटीन एंड अ फ्यू इन्वेस्टिगेशन, ग्लूकोज के इन्वेस्टिगेशन के लिए, टोटल प्रोटीन के इन्वेस्टिगेशन के लिए और अदर इन्वेस्टिगेशंस के लिए आमतौर पर CSF को क्लिनिकल केमिस्ट्री लेबोरेटरी में भेजा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे स्पेसिमेन जिसमें हमने जाना ब्लड, यूरिन, स्टूल एंड CSF के बारे में। अब हम बात करते हैं डिस्पैच ऑफ स्पेसिमेन। कलेक्शन के बाद जितनी जल्दी हो सके सैंपल को लेबोरेटरी में भेजना हमेशा सबसे बेस्ट रूल है। इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए एक अतिरिक्त सेफ्टी मेजर के रूप में सैंपल कंटेनर को डिस्पैच के लिए लीक प्रूफ प्लास्टिक बैग में रखा जा सकता है। इस केस में अनुरोध प्रपत्र को बैग के बाहर एक विशेष पाउच में रखा जाता है जो बैग से अटैच्ड होती है। इसमें क्या बताया गया है डिस्पैच ऑफ स्पेसिमेन में, सबसे पहले क्या हुआ था, प्री एनालिटिकल फेज में हमने पेशेंट का स्टेटस देखा था कि पेशेंट किस कंडीशन में है, उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है। देन उसके बाद हमने उसका सैंपल कलेक्ट किया था। अब सैंपल कलेक्ट करने के बाद हम उस सैंपल को ट्रांसपोर्ट करेंगे मतलब उस सैंपल को हम किसी कलेक्शन के बाद लेबोरेटरी में भेजेंगे जहां उसका टेस्ट किया जाएगा। तो कलेक्शन के बाद जितनी जल्दी हो सके सैंपल को लेबोरेटरी में भेजना हमेशा सबसे बेस्ट रूल है। फिर है इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए सेफ्टी मेजर का यूज़ करना चाहिए। कंटेनर का सही चुनाव करना चाहिए। कंटेनर स्टेराइल होना चाहिए, वाइड माउथेड, लीक प्रूफ होना चाहिए, प्लास्टिक बैग में रखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ क्लिनिकल स्पेसिमेन में केमिकल चेंजेस रूम टेम्परेचर पर बहुत तेजी से होते हैं। स्पेसिमेन को 2 आवर्स तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखकर इन चेंजेस को मिनिमाइज किया जा सकता है। पोस्ट के थ्रू क्लिनिकल स्पेसिमेन के लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेबोरेटरी मौजूदा वैधानिक गाइडलाइन का पालन करना होगा। द रेगुलेशन फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्पेसिमेन इंक्लूड, सैंपल के ट्रांसपोर्ट के नियम में शामिल है। सैंपल को पूरी तरह से सील्ड कंटेनर में होना चाहिए जो ट्रांसपोर्ट के दौरान दबाव व झटके का सामना करने के लिए कैपेबल हो। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी हम सैंपल को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हो सकता है कि रोड खराब होने की वजह से सैंपल पे कई प्रेशर्स आ जाए या फिर उसको झटकों का सामना कर सके, इसीलिए वह उसे सील्ड कंटेनर में होना चाहिए ताकि वह इन सभी का सामना करने में कैपेबल हो। सैंपल को सफिशिएंट एब्जॉर्बेंट पैकिंग मटेरियल में लपेटा जाना चाहिए जो लीकेज के केस में फ्लूइड स्पेसिमेन को पूरी तरह ऑब्जर्व कर सके। हमें क्या करना चाहिए कि सैंपल को एक एब्जॉर्बेंट पैकिंग मटेरियल मतलब सोक करने वाले पैकिंग मटेरियल में रैप करके भेजना चाहिए। अगर से कभी लीकेज होता है तो इस कंडीशन में वह फ्लूइड स्पेसिमेन को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर सकेगा। फिर है सैंपल पैकेज पर क्लियरली मार्क्ड होना चाहिए फ्रेजाइल विथ केयर पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन एंड पैकेज पर एक बायोहैजार्ड लेबल चिपका दिया जाना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि सैंपल पैकेज पर जो भी हमारा सैंपल है उसके पैकेज पर मार्क कर देना चाहिए फ्रेजाइल विथ केयर पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन। इसका मतलब क्या होता है, देखभाल के साथ नाजुक रोग संबंधी नमूना। मतलब किसी डिसीज से संबंधित सैंपल है, इसे नाजुक देखभाल के साथ रखे। यहाँ कहना चाहते हैं, इसका लेबल कर देना चाहिए एंड पैकेज पर एक बायोहैजार्ड लेबल चिपका दिया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल का फर्स्ट पार्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पार्ट 2। थैंक यू।